BSc Part 2 Electrochemistry, and the presenting flow is transference or transport number. ट्रांसफरेंस और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ट्रांसफरेंस और ट्रांसपोर्ट नंबर। किसी विद्युत अपघट्य की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, उनके आवेश तथा उनके वेग पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा धनायनों और ऋणायनों के प्रवाह द्वारा ले जाई जाती है। चूंकि समान पोटेंशियल ग्रेडियंट पर धनायन व ऋणायन की भिन्न भिन्न गतियाँ होती है, अतः किसी भी विद्युत धारा के ले जाने में धनायनों तथा ऋणायनों की असमान साझेदारी होती है। दूसरे शब्दों में, किसी विशेष आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का परिणाम उस आयन की गतियों या चाल के समानुपाती होता है। इस तरह से ले जाई गई विद्युत धारा की संपूर्ण मात्रा दोनों की चालों के जोड़ के समानुपाती होती है। अतः संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है, उसे आयन का अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर या हिटऑफ नंबर कहते हैं। यदि धनायन तथा ऋणायन की गतियाँ क्रमशः u व v हो, तो ऐसी परिस्थिति में विद्युत अपघटन में प्रवाहित हुई कुल विद्युत धारा u प्लस v के समानुपाती है। अर्थात धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा u और ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा v, दोनों आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा इज प्रोपोर्शनल टू u प्लस v। एवं यदि आयनों की व्यक्तिगत ले जाई गई विद्युत धारा को संपूर्ण विद्युत धारा से विभाजित किया जाए, तो व्यक्तिगत आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की मात्रा का अंश प्राप्त होता है। यही उस आयन का अभिगमनांक होता है। इस प्रकार कुल विद्युत धारा का धनायन द्वारा ले जाया गया अंश इज इक्वल टू u अपॉन u प्लस v एवं ऋणायन द्वारा ले जाया गया अंश इज इक्वल टू v अपॉन u प्लस v होता है। अर्थात धनायनों का अभिगमनांक NC इज इक्वल टू u अपॉन u प्लस v इज इक्वल टू लैम्डा c अपॉन लैम्डा c प्लस लैम्डा a, अर्थात लैम्डा c अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, तथा ऋणायन का अभिगमनांक लैम्डा NC इज इक्वल टू here we have cations and here we have anions, and A is equal to V upon U plus V is equal to lambda A upon lambda C plus lambda A is equal to lambda A upon lambda infinite. If we combine both equation NC plus NA, then it would be equal to 1 आता है। If we divide equation 82 from equation 83, then we will get NC upon NA is equal to U upon V is equal to lambda C upon lambda A होता है। इस प्रकार यदि किसी एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो, तो दूसरे आयन का अभिगमनांक सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। जब किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो धनायनों तथा ऋणायनों की तुल्यांकीय मात्राओं के मुक्त होने पर भी इलेक्ट्रोडों के निकट विलयन की सांद्रता में परिवर्तन अलग अलग पाया जाता है। इस परिवर्तन को हिटॉफ ने 1853 में आयनों के वेग से संबंधित किया, इसलिए अभिगमनांक को हिटॉफ नंबर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोडों के निकट होने वाले सांद्रता परिवर्तन और इन परिवर्तनों का आयनों के वेग के संबंध निम्नलिखित अनुसार समझाया जा सकता है। इस उपयुक्त चित्र में बताए अनुसार एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को काल्पनिक सरंध्र डायफ्राम द्वारा 3 कंपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। ये कक्ष काल्पनिक विभाजनों AB तथा CD से पृथक किए गए हैं। इनमें से होकर आयन निकल सकते हैं। 2 बाह्य कक्षों में इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। जिस कक्ष में एनोड रखा जाता है उसे एनोडिक कक्ष, तथा जिस कक्ष में कैथोड रखा जाता है उसे कैथोडिक कक्ष कहते हैं। बीच वाले कक्ष को मध्य कक्ष कहते हैं।
कल्पना करें कि एक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले विपरीत आवेशित आयनों के 13 युग्म हैं, जिनमें से 4 युग्म 4 धनायन व 4 ऋणायन एनोड तथा कैथोड कक्ष में है तथा 5 युग्म मध्य कक्ष में है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव लगाने पर धनायन कैथोड की ओर, ऋणायन एनोड की ओर चलते हैं। धनायनों तथा ऋणायनों की विभिन्न चालों के आधार पर निम्नलिखित स्थितियों पर विचार किया जाता है। स्थिति 2, केवल ऋणायन ही अभिगमन करते हैं, धनायन अचल होते हैं। अगर हम यह मान लें कि धनायन अचल हैं और सिर्फ ऋणायन अभिगमन करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मान लीजिए कि कैथोड कक्ष से केवल 2 ऋणायन गति करके डायफ्राम CD व मध्य कक्ष को पार करके एनोड की ओर पहुंच गए हैं। अब कैथोड विभाग में 2 धनायनों और 2 ऋणायनों की कमी हुई, जबकि एनोड कक्ष व मध्य कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि ऋणायन चल गतिशील थे तथा धनायन अचल थे। फिर भी विपरीत इलेक्ट्रोडों पर धनायनों व ऋणायनों की समान संख्या विसर्जित हुई तथा कैथोड कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी हो जाती है। प्रारंभ में 4 अणुओं से घटकर अंत में 2 अणु रह जाते हैं। स्थिति 3, जब धनायन तथा ऋणायन समान गति से चलते हैं। मान लीजिए दिए हुए समय में 2 धनायन बाएं से दाएं कैथोड की ओर चलते हैं और उसी समय में 2 ऋणायन दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। इस स्थिति में स्थिति 3 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस स्थिति में भी कैथोड कक्ष में 4 अयुग्मित ऋणायन उपस्थित हैं। इलेक्ट्रोडों पर समान संख्या में आयन 4 विसर्जित होंगे। देखने का पर यह पता लगा कि मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा एनोड कक्ष व कैथोड कक्ष में 2 धनायनों व 2 ऋणायनों की कमी होती है, अर्थात दोनों कक्षों का सांद्रण भी समान सीमा तक कम हो जाता है, अर्थात 2 अणुओं के कम हो गया है। स्थिति 4, जब धनायन और ऋणायन विभिन्न गतियों से चलते हैं। अगर हम ये कहें कि जब धनायन और ऋणायन अलग अलग गतियों से चलते हैं, मान लीजिए कि धनायन ऋणायन की गति से दुगनी गति से चलते हैं, अर्थात जितने समय में एक ऋणायन कैथोड से एनोड की तरफ पहुँचे उतने ही समय में 2 धनायन एनोड से कैथोड की ओर पहुँचते हैं, जैसा कि चित्र में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में भी कैथोड कक्ष में 3 अयुग्मित धनायन तथा एनोड कक्ष में भी 3 अयुग्मित धनायन अर्थात समान संख्या के आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित होते हैं। यह देखा गया है कि मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि एनोड व कैथोड कक्षों में क्रमशः 2 व 1 आयनों की कमी हुई है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी एनोड में 2 तथा कैथोड कक्ष में 1 अणुओं से कम हो गई। उपरोक्त विवेचना से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयन सदैव तुल्यांकी मात्रा में विसर्जित होते हैं, भले ही इनकी गति कुछ भी हो। 3, किसी भी इलेक्ट्रोड कक्ष में इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रण में होने वाली कमी उससे परे दूसरे विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चलने वाले आयनों की गति के समानुपाती होती है। अतः एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण में कमी बटा कैथोड के चारों ओर होने वाले सांद्रण में कमी इज इक्वल टू धनायन की गति बटा ऋणायन की गति होती है। एवं 4, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोडों के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता में होने वाली कमियों के जोड़ के बराबर होती है। थैंक यू।